हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे दही वाली मंगम्मा के बारे में कि उसका सास से बहू में कैसे झगड़ा हुआ था, उसका बहू से कैसे कैसे झगड़ा हुआ था और फिर क्या क्या हुआ। चलिए हम लोग अब इसके पढ़ेंगे कहानी के प्रश्नोत्तर। ये अब इसका उत्तर प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत वीवीआई होता है। पाठ के प्रश्न उसके उत्तर सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, मंगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? पहला प्रश्न में है प्यारे बच्चों, मंगम्मा को अपनी बहू के साथ स्वतंत्रता की होड़ के कारण विवाद था। मंगम्मा चाहती थी कि उसकी बहू उसके अनुसार चले क्योंकि उसके पति को जन्म देने वाली, लालन पालन करने वाली वही है। उसकी बहू का मानना था कि वह मेरा पति है, मेरा रक्षक है, मेरा सहारा है, इसलिए पति पर मेरा हक है। अर्थात मंगम्मा और उसकी बहू दोनों ही बेटे और पति पर अपना अपना हक जताना चाहते हैं। क्योंकि देखे होंगे जब मंगम्मा बोल रही थी कि अरे उसको डांट, तो उसकी बहू बोलने लगती है खुद ही कि क्या डांटेंगे हमको, कि क्या हमको सिखाएंगे। इसका मतलब हक है, हक जता रही थी, माँ जता रही थी अपने बेटे पर और नजम्मा जता रही थी अपने पति पर। अब मंगम्मा ठीक है अपने बेटे पर हक जताए, लेकिन मंगम्मा उस अपने बेटे के साथ साथ अपने पोते को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। क्यों? क्योंकि देखो मंगम्मा अपने बेटे के साथ पोते पर भी हक जताना चाहती थी। इसीलिए जब भी बहू अपने बेटे को शैतानी पर बेटे को मारती है तो मंगम्मा उसका क्या करने लगती है? विरोध करने लगती है। अरे चलो ठीक है, सास हैं तो अपने बेटा को देखिए, हम अपन लड़का लड़की के मारेंगे भी नहीं तो हम ओकर माई बाबू कैसन, वही हाल था। तो फिर चेक कराया है सोनू कुमार। हाँ, मंगम्मा क्या करना चाहती थी? अपने बेटे के साथ अपने पोते पर भी हक जताना चाहती थी। तो बताओ इस बात को लेकर विवाद होगा कि नहीं होगा? यही बात को लेकर तो विवाद था। इसी बात के लेकर क्या था? विवाद था। बुझा रहा है? समझ में क्या विवाद क्या था? अरे बोलो, रंगप्पा कौन था और मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा मंगम्मा के गांव का शौकीन मिजाज का जुआरी था। शौकीन मिजाज मतलब होता है कि मस्त मौला भी था, और जुआरी मतलब समझ ही रहे ना, जुआ खेलने वाला। वह मंगम्मा से कर्ज मांगता था, साथ ही मंगम्मा के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था। इसीलिए वह जब मंगम्मा दही बेचने के लिए मंगलूर जा रही थी तो उसने अमराई के कुआं के पास उसके घर वाले से भी ज्यादा हक के साथ उसका हाथ पकड़ लिया था। तो रंगप्पा कौन था? वह एक जुआरी आदमी था, शौकीन मिजाज का था, मस्त मौला आदमी था। मंगम्मा से कर्ज मांगना चाहता था और मंगम्मा के साथ अपना ये अवैध संबंध बनाना चाहता था। इसीलिए अमराई के कुआं के पास क्या किया? उसका हाथ पकड़ लिया था। यही था ना। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अब बताओ, आजकल की बहुएं तेज होती है बहुत ज्यादा। आजकल की बहुएं जो होती है तेज होती है। पूछो काहे? अरे मंगम्मा वाला कहानी पढ़ के जाती है वो कि कैसे मनाना है, कौन को प्रपंच रचना है। आपको पता है? चुप रहो। आप थोड़ा सास बहू को बता देते हैं। आज से 5 साल नहीं, 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास आएगी, सास मिल जाएगी। और बहू जो होती सास से बहुत डरती थी। ये जो बहू थी सास से बहुत डरती थी। और आजकल की सास डरती हैं कि बहू कैसी, यानी कि जवन डरती थी वह आजो डर रही है। क्योंकि वो तो चली गई, ये डरती थी अपने सास से, अब डरती है अपनी, यानी कि डरती है ना। समझ में आया? डरती है। पहले डरती थी सास से, अब डरती है बहू से। एकदम होता है स्थिति। आजकल के सास को भरोसे नहीं होता है कि आएगी गोड़ दबाने वाली कि मूड़ी दबाने वाली
घोड़ घोड़ दबाने वाले आएगी, मुड़ी दबाने वाली आएगी, कौनो ठीक नहीं। इसलिए जाके पूछोगे ना कि पतोहिया सेवा करे ले, कल तो उसको पनकाना है तनकी से ना। हम करते हैं कभी कभी, तब खूब सेवा होता ना। हाँ, अब अपना सुनाना ही चाह ओ पता चल गया। ये डायरेक्ट मत पूछिए, खाली उतने पूछिए बड़ा बढ़िया लग रही है जी सेवा, वो लग रहा हो रहा है। गाँव में दादी वादी होती है ना, बड़ा बढ़िया लग रही है, अब तो जब बड़की मम्मी है बड़ी अच्छी लग रही है जी, पूरा सेवा वो लग रहा हो रहा है। हाँ होता सेवा जो हाँ वो चालू की है देहाती भाषा में। देखना गोईठा उईठा पात रही होंगी तो गोबर ओबर चला देंगी। थोड़ा वहां संभल के। बहू ने सास के मनाने का कौन सा तरीका अपनाया, तो वही प्रपंच रच देना कि बहू ने क्या किया, जब देखा कि सास उसकी मंगम्मा को कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है, तो उसने अपने बेटे को यह सिखाकर भेज दिया कि तुम दादी के पास जाओ और मैं कितना भी बुलाऊं मत आना, और लास्ट में दादी का पैर पकड़ लेना कि हम बंगलुरु जाएंगे दही तारा दादी सदम छोड़म ना तारा के। तो वही तो किया, वो किया ना। जब बहू को पता चल गया कि उसकी सास मंगम्मा के गांव के ही रंगप्पा नाम के आदमी को पैसे देने के लिए तैयार हो गई है, कि उसकी सास मंगम्मा गांव के ही एक रंगप्पा नाम के आदमी को पैसे देने के लिए तैयार हो गई है, तो उसने अपने पुत्र को दादी के पास यह कहकर भेजा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं कभी अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगा। बहू जानती थी कि पोता ही मंगम्मा की कमजोरी है, एकदम कमजोरी वार की है एकदम बहू जो है। बहू अपने बेटे को यह भी सिखाकर भेजा कि तुम दादी से कहना कि माँ बाप ने मुंह मोड़ लिया है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। पूरा प्रपंच रच के तुम चिंता ना करो। कुछ दिन बाद बच्चे ने भी दादी के साथ बेंगलुरु जाने की जिद पकड़ ली। ये भी गड़बड़ हो गया था, जब भेजी ना तो नॉर्मल चलने लगा, वो रहता था दादी के पास, और फिर जब जाती थी तो वापस आ जाता। तब तो ये बोली कि ना ना और गड़बड़ हो रहा है, अब गोड़ पकड़, अब जा ही मत दे के साफा ना, बुझाया। क्योंकि पहले तो रह रहा था साथ है, 2-4 दिन के बाद गोड़ पकड़ा कि ना हम जाएंगे अब, तब वो फंस गई, अब क्या करे, अब तो जिद पकड़ ली। उसी समय बहू और बेटे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। बहू ने कहा कि इतने धूप में तुम बाहर क्यों जाती हो, भला काम कितने दिन तक करोगी, और घर में खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, दही बेचने का काम मैं कर लूंगी। इस प्रकार बहू ने सास को मनाने का यह तरीका अपनाया। बुझा रहा है ना। अच्छा ये दिमाग वाली थी, सब कुछ कंट्रोल कर ली अपने हिसाब से ना। वही बेवकूफ रहती तो सब कुछ चौपट कर दी ना। हम उनका से बोले जाइम, अब बोले जाइम तो कुल के खेत संपत्ति सब लिख देती दूसरा के, जा बैठ के झोपड़ी में मुंह फुलाई रहना। दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है, तो दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक कौन है, श्रीनिवास जी हैं। इनका पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान पर 6 जून 1891 में हुआ था। श्रीनिवास जी कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविता, नाटक, आलोचनाओं का जीवन चरित्र आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको पता है ना कि इसके लेखक परिचय हम शुरू में बताते हैं, तो लेखक परिचय में यही था ना कि वो कौन थे, मास्ती वेंकटेश अयंगार थे। समझ में आ रहा है ना। इनका पूरा नाम था वो, ये श्रीनिवास जी थे। नाटक आलोचना में इनका जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। साहित्य अकादमी ने इन्हें कहानी संकलन सड्डा कत्थे गुल्लू को 1962 में पुरस्कृत किया, और कहानीकार श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है। समझ में आ गया क्या करें हम, कि इनका देहावसान मतलब मर चुके हैं। तो चलिए कहानी का कथावाचक कौन, उसका परिचय देने के लिए बस लिख दीजिएगा कि इसके कहानी के कथाकार श्रीनिवास जी हैं, और इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अय्यर है। इनका जन्म हुआ था कर्नाटक प्रांत के कोलार में, कोलार कर्नाटक में। कन्नड़ साहित्य के बहुत प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। इनको सड्डा गत्थे गुल्लू पर 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, और ये देहावसान इनका हो चुका है, यानी कि ये मर चुके। आए समझ में, बुझा गया ना। मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। मंगम्मा का चरित्र चित्रण मतलब
कि ये देखो, चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि मगम्मा का कैरेक्टर कैसा था, मगम्मा कैसी औरत थी, मगम्मा कैसी औरत थी, ये पूछता है हमेशा। मगम्मा इस कहानी की प्रमुख पात्र है, प्रमुख पात्र क्योंकि कहानी पूरा शुरू से अंत तक इसी के पीछे घूमता है ना। वो तो लास्ट में नजम्मा आई, तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र मतलब प्रमुख पात्र वही होता है जो शुरू से अंत तक घूमता रहता, कहानी जिसके इर्द गिर्द, पूरा कहानी तो मगम्मा का है। वो जो पति द्वारा उपेक्षित रही है, वह दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है, दही बेचती है वो। वह खुले दिल की है, खुले दिल का मतलब कोई बात किसी के मुंह पर कह देती है। वो सारा अपना दुख अनुभव किसको सुनाती है, लेखक की मां को सुनाती रहती है। वह चरित्रनिष्ठ, कर्मनिष्ठ एवं व्यवहार कुशल नारी है। उसका पति दूसरी औरत के पीछे लगा रहता था, फिर भी इस बात का परवाह किए बगैर वह पत्नी का दायित्व निभाती रहती है। वह स्वतंत्रता प्रिय थी, परिवार पर अपना हक बनाए रखना चाहती थी, जिसके कारण वह जब उसे अपनी बहू के विरोध का सामना करना पड़ता है, परिवार में क्या करना पड़ चाहती है, वो अपना पकड़ बनाए रखना चाहती है सब पर। इसी कारण से उसका बहू से क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। मगम्मा अपने बेटे पर तो उसकी बहू अपने पति पर हक बनाए रखने के चाह में दोनों में विवाद हो जाता है और दोनों क्या हो जाती है, अलगे हो जाती है, दोनों अलग अलग अपन खाए पानी बनाने लगती है। उसी के गांव का रंगप्पा नाम का आदमी मगम्मा से कर्ज के रूप में पैसे मांगता है, मगम्मा के गांव का ही आदमी था ना, और उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता है, लेकिन वह उसकी धृष्टता के आगे नहीं झुकती है, लेकिन वह भयभीत हो जाती है। वह ममतामयी भी है। ममतामयी कैसे है, क्योंकि सोचो उसकी बहू उतना उसको सुनाई, उसको अलगे कर दी, लेकिन वो अपने पोते के लिए क्या ले जाती है, खरीद खरीद के मिठाई ले जाती है, तो इसका मतलब ममता है तबे ना, ममतामयी भी है, क्योंकि वह अपने पोते के लिए रोज बाजार से मिठाई खरीद कर ले जाती। कहानी समझ में आ गया क्या है। तो मगम्मा जो है खुले दिल की औरत है, इसके बाद में वो बिल्कुल ही परिवार को संभाल कर रखती है, ममतामयी है, किसी के धृष्टता के आगे झुकती नहीं है। तो ये सब है मगम्मा का चरित्र चित्रण, समझ में आ रहा है ना है। अब कुछ अदर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो 5 गो था, ये पाठ में था। मगम्मा अपनी बेटे बहू से अलग क्यों हो गई, मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों हुई, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहले के क्वेश्चन में और अब के क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आने लगा है। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, पाठ के अंदर से पूछ दे रहा है। पहले क्या होता था, आज से 1-2 साल पहले, 3 साल पहले का बात बता रहे हैं, कि हूबहू क्वेश्चन जो पढ़ाया जाता था वही आ जाता था। अब अगर आप कहानी आप बढ़िया से नहीं समझे हिंदी में और संस्कृत में, तो आप ये क्वेश्चन लिख नहीं पाइएगा, कहानी बढ़िया से समझना है। तो अब बताओ प्रश्न कब क्या पूछ रहा है कि मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग क्यों हो गई। तो वही विवाद हुआ था ना, मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को क्या करती थी, खूब पीटती थी। इस विषय पर अक्सर सास बहू में तकरार हो जाता था। एक दिन मगम्मा अपने बेटे से इस बात की क्या कर दी, शिकायत कर दी। उसके बेटे ने भी पत्नी का पक्ष ले लिया, वही हुआ था, पत्नी का पक्ष ले लिया। अतः रोज रोज के झगड़े से बचने के लिए मगम्मा अपने बहू से क्या हो गई, बोले ठीक है खुश रहो तू लोग, हम ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, हम ही क्या हो जाते हैं। तो सास जो है बहू से, यानी कि मगम्मा जो है अपने बहू से अलग क्यों हुई, क्योंकि मगम्मा की जो बहू थी अपने बेटे को क्या करती थी, मारती थी, और उसका पीटना मगम्मा को अच्छा नहीं लगता था। इसी बात कर दोनों में क्या हो गया था, विवाद हुआ था। समझ में आ गया इतना है। नजम्मा और मगम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है। ऐसे तो मगम्मा और नजम्मा दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहां तक कि दही बेचने का भी आय का साधन भी अपने हाथ से, उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है, झगड़ा करके नहीं, एकदम वही वजह कि तिजोरी की चाबी एकदम प्यार से मांग लिए कि दीजिए ना, 2-4 हजार रुपया निकाले, तो वैसे ही नहीं हुआ। वहां से नजम्मा और मगम्मा दोनों लड़ाई करने में एकदम नंबर 1 है, कौनों एक दूसरे से कम, लेकिन ये जो निकली थोड़ा सा 20 निकल गई, 19 निकल गई, बुझा रहा है। और नाटकीय योजना से परास्त नहीं की, जिससे कमाई का साधन था वो भी क्या ले ली, अपने हाथ में ले ली। इससे पता चलता है कि मगम्मा और नजम्मा में सबसे अधिक बुद्धिमती कौन होते हैं, नजम्मा है। कौन है,
नजम्मा है। बुझा रहा है ना। अब ये देखो बताते हैं, अब के युग में नजम्मा ही हमेशा बुद्धिमती होंगी। बुझा रहा है ना, नजम्मा बुद्धिमती ज्यादा होंगी। अब ये मत सोचना कि हम लोग बुद्धिमती हो जाएंगे तो अब हम लोग के बाद में कोई नहीं होगा। एक बात बताते हैं बबुआ, पहले बोर्डा पे पढ़ाई होता था, बेंच पे होने लगा। बुझा रहा है ना। और दूसरा बात है वो पहले कैसे कैसे पढ़ाई हुआ था, अब कैसे कैसे, तो आगे आप सोचो 10-20 साल के बाद और ट्रेंड वाई बदलिए ना जाएगा। तो उस समय मगम्मा मान लो कि पढ़ के अभी गई, तो बाद में नजम्मा भी तो पढ़ने आएगी। मगम्मा मान लो पढ़ के चली गई, तो नजम्मा पढ़ने आएगी ना, तो वो सब भी तो पढ़ेगी अभी। तो वो सब भी पढ़ेगी तो फिर बाद में तो नजम्मा हमेशा क्या निकलेंगी उनसे, तेज निकलेंगी। इसमें कुछ मोदी जी का भी गलती है। मोदी जी कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो जी, घर बढ़िया है। मगम्मा की बहू विवाद निपटाने में पहल क्यों की। देखो बताते हैं, जिंदगी में उम्र मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। बुझा रहा है ना, उम्र मायने नहीं रखता है, नॉलेज मायने रखता है। मान लो कि बूढ़े हो गए, कुछ बुझा नहीं रहा है आपको, अब बच्चे ही आपको सब कुछ बुझा रहा है, तो ये मायने रखता है। तो आपके पास नॉलेज कम है, लेकिन हैंडल करने उसको अगर आ जाएगा तो आप हमेशा, मगम्मा जो है नजम्मा से आगे निकल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम। तो आपको उसको संभालना कैसे है, ये अगर आ गया तब, और नहीं तो फिर वहां पे तकरार हो ही जाएगा। इसलिए ये समझदारी दिखाना है। अगर तेज हो तो अपना तेजपन नहीं दिखाना है, और मूर्ख है तो ये भी नहीं दिखा देना है कि हम इतना मूर्ख है। बुझा रहा है ना। अंत अगर आप किसी को दे दिए कि आप कितना जानते हो, तब तो आपका पता लगा लिया ना वो। इसीलिए ऐसा कुछ रिएक्शन करो, अपना सब कुछ मत बताओ कि अंत हमारा यहीं तक है, तो फिर आपसे कोई लड़ेगा उड़ेगा नहीं। आदमी देखे होंगे रोड पे झगड़ा हो जाए तो मारता उसी को है जिसके बारे में ज्यादा जानता है, कि जहां कहां तक है कुछ नहीं जानता है। अगर अनजान आदमी रहे तो उसको कुछ बोलता नहीं है। तो ये बात हो जाता है ऐसा कुछ। तो आप ध्यान देना उस समय, आज से कुछ दिन बाद मान लो कि कुछ सिचुएशन आएगा। ऐसा थोड़ा ना कि जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, कभी तो गृहस्थ जीवन में जाना ही है। तो उस समय का बात बता रहे हैं हम। ठीक है, देखो, मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। अच्छा बताओ, मगम्मा की बहू जो है विवाद निपटाने में पहल क्यों की। अरे ना पहल करती तो सब पैसा देना देती उसको। मगम्मा की बहू नजम्मा को जब पता चला कि उसकी सास उसी के गांव के रंगप्पा नाम के एक व्यक्ति को पैसे देने के लिए तैयार हो गई है, तो उसने अपने घर की संपत्ति को बचाने के लिए सास को मनाने की पहल की। ये जरूरी है। जब देखो कि बिगड़ने लगे तब माफी मांगने में कोई हर्ज। बुझा रहा है ना, यही तो बताया जा रहा है। क्या ये पढ़ा करके कहानी पढ़ाया जा रहा है, नहीं जिंदगी पढ़ाया जा रहा है। कि जब ऐसा सिचुएशन आने लगे कि देखो कि नहीं स्थिति, हमारे एक सॉरी बोलने से अगर एगो गांव बच जाएगा, तो हम पुष्पराज थोड़े नहीं कि सॉरी नहीं बोलेंगे। बुझा रहा है ना। अरे बोला है तो फिर कुटुबू की योग रखे। तो देखो, तो रंगप्पा के गांव के आदमी को पैसा देंगे, तब उसको क्या की, बचाने के लिए पहल की। नजम्मा जानती थी कि उसके सास के पास जो भी धन है उसके बेटे को ही मिलेगा, इसलिए झगड़ा वगड़ा क्या करना है, पापा से दादी से झगड़ा क्या करना है। लास्ट में तो सब छोड़ के यहीं के बता रहा। बुझा रहा है ना। फिर लास्ट में तो सब हमारे होगा, इसलिए संभाल के रहो यहाँ पे। यदि उसकी सास अगर किसी को पैसे दे देती है तो वह उसकी संपत्ति उसके हाथ से क्या कर जाएगी, निकल जाएगी। रंगप्पा जुआरी व्यक्ति था और पैसे लेने के बाद देने में परेशानी खड़ा कर देता। अगर पैसा ले लेता तो वापस देता। इन्हीं सभी बातों को सोच करके मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल की। कहां 2-4 दिन देरी और कर देती तो सब कुछ क्या हो जाता, वहां से निकल जाता। तो ये देखो, सास से अलग हो गई है, लेकिन खुफिया सूत्रों से सास का सारा पता लगा लेती है कि क्या क्या कर रही है। बुझा रहा है ना। तो निपटाने में पहल क्यों, कुछ समझ में आ गया ना। अरे बोला, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस से दी है। तो कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे को का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की उपमा बहू से,
और ऊपर बाह पकड़कर बचाने वाली रक्षक की उपमा किसको दी है? सास को। जो मम्मी है वो बचाने वाली होती हैं, और जो वो पत्नी है वो खींचने वाली है पैर पकड़ के पानी में। तो ये दोनों का दी है कि ये इधर मम्मी रहती है, कि सास रहती है, ये लइकवा है, इन्हें पत्नी है, ये कोड़ पकड़ के खींच रही है, ये हाथ पकड़ के उधर खींच रही है, लइकवा ऐसा अटका हुआ है पूरा इसमें, किधर जाएं। तो बहू की उपमा किससे दी है? मगरमच्छ से। किससे? मगरमच्छ से। और सास की उपमा रक्षक से। सास की उपमा रक्षक से। अगला प्रश्न है, मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे? प्रश्न है कि मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? मगम्मा अपने पति द्वारा शुरू से ही उपेक्षित रही है। मगम्मा का पति जो है, मगम्मा को दिखता भी नहीं था। उसका पति सदैव दूसरी स्त्रियों के पीछे लगा रहता था। बहू से झगड़ा के बाद मगम्मा अपनी बहू से क्या रहने लगी? अलग रहने लगी। एक तो पति उसको पूछता नहीं है, दूसरा बहू से भी झगड़ा हो गया, बहू भी क्या रहने लगी अब? अलग। तो उसी के गांव का रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति मगम्मा को अकेली समझकर उसे कर्ज के रूप में पैसे मांगने लगता है और उसके साथ अवैध संबंध रखना चाहता है, लेकिन मगम्मा उसके धृष्टता के आगे झुकती नहीं है। बहू से झगड़ा के बाद भी वो अपने पोते के लिए हमेशा क्या ले जाती है? मिठाई ले जाती है। अतः इन्हीं सभी बातों से पता चलता है कि मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। बड़े अगर हो घर में, अगर बड़े हो घर में, बड़ा भाई हो, बड़े बहन हो, तो छोटका कुछो करे, बड़का को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। छोटका कुछो करे, ठीक है तुमको गाली दे रहा है, लेकिन समझाएंगे जरूर एक बार फिर से, क्योंकि हम क्या हैं? बड़े हैं। ये बड़े का दायित्व तो निभाना पड़ेगा आपको। छोटका तो बदमाशी करवे करेगा, बुझा रहा है ना? अब ये अगर तुम छोटे होगा तो ये मत सोचना कि अब सर जी कह दिलो छोटका बदमाशी करेगा, हम तो जाइब घरे उठा के बर्तन तो पटकम, तो फिर कुटाई हो पिटाई हो जाई। ये मत करना। मगम्मा अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा? कैसे नहीं छोड़ा? क्योंकि छोटे का भी कर्तव्य है कि बड़ों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। बड़ा भाई अगर हो तो उसका पैर दबाना चाहिए, पानी लेकर दे देना चाहिए, पापा का पैर दबाना चाहिए। पापा का तो पैर दबाते होगा, तुम लोगों में से कोई नहीं दबाता है क्या? दबाता होगा। और बड़े बहन हो तो उसको भी एकदम माँ के समान समझना चाहिए, दीदी कहना चाहिए उसको। चप्पल चप्पल मारना चाहिए। देख रहे हो ना, कौन बड़ी है ये दोनों में से? ये बड़ी है, चप्पल से मारती है जी। सबसे खतरनाक स्थिति आता है ना, वो शाम में एगो 6 क्लास में पढ़ती है, एगो 7 क्लास में पढ़ती है। अब 6 क्लास वाली बड़ी लड़की तेज नहीं है, मूर्ख है तन किसी ऐसे। हम बोले कह रहे कुछ डरती नहीं है, डांटते हैं, हमार झोंटा पकड़ के ये मारती है। छवा क्लास वाली जो है 7 क्लास वाली को झोंटा पकड़ के मारती है। बड़की बहनियां अगर नहीं मार रही है, बड़की बहनियां नहीं मारती है क्योंकि वो बेचारी दुलार करती है। पूछो दुलार काहे करती है? हम सही बता रहे हैं दुलार काहे करती है। क्योंकि जब तुम होई थी तो तू छोटी थी, तुमको गोद में बैठा के खिलाई है वो, इसीलिए तुमको मार नहीं सकती है वो। लेकिन तू तो कुछ जानती नहीं है, बुझा रहा है ना? तो इस कारण से बड़की बहनियां थोड़ा सा दुलार करती है, चाहे भाईवन से। अब देखे होंगे बड़की बहन को भैया मार देता है, छोटका छोड़ के भैया धरा देता है 2-4 झपड़, लेकिन वो बहनियां ना मारती है उसको, क्योंकि जानती है छोटा है, उसको खिलाई है, वो नहीं मार पाएगी। तो गोद में बिठा के खिलाई है, उसको खाना खिलाई है, तो उसको नहीं मार पाएगी। लेकिन ये बतिया वो समझता, हाँ उससे अगर छोटा होगा ना, उससे अगर छोटा होगा तो ऊहू करके मार देगा, वो करके ना मार पाएगा। तो ये थोड़ा सा स्नेह जुड़ गया उसके साथ में, ये बात होता है। इसीलिए छोटी बहन को भी समझना चाहिए ये बतिया। ठीक है, ठीक है। आज तक जो किए, आज के बाद अच्छा कहो, वो सोच रही है कि भीरिया रहती तो अब ये धरा देती थी चौपड़। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, मगम्मा ने अपना धर्म कैसे नहीं छोड़ा, समझ में आ गया ना? अरे बोलो। मगम्मा पति से भी उपेक्षित रही और बहू से भी क्या हो गई? अलग हो गई। अगला सवाल है,
रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक बदमाश आदमी था और वह बड़ा शौकीन तबीयत का था। शौकीन तबीयत मतलब समझ में आ रहा है? कुछ जेब में है नहीं लेकिन पान खा कर एकदम करते चल रहे हैं, शौकीन तबीयत इसी को कहा जाता है। बुझा रहा है ना? एकदम ऊपर ऊपर पूरा है, अंदर में 1 रुपया नहीं है, एकदम लग रहा। बात ऐसा कि जानते हैं ये भारत का अर्थव्यवस्था जो है ना, अरे तारा से भारत की अर्थव्यवस्था तो घर के तूर अर्थव्यवस्था खराब है, तो पूरा इंडिया की अर्थव्यवस्था का बात करता है। वैसने आदमी था ये। बुझा रहा है ना? रंगप्पा कौन था? मगम्मा के गांव का एक बदमाश है, वह बड़ा शौकीन तबीयत का था। वह कभी कभी जुआ भी खेलता था, है कभी कभी जुआ भी खेलता था। रंगप्पा हमेशा मगम्मा के पीछे पड़ा रहता है और उस अमराई के पास, कुएं के पास जाकर के मिलता है। वो हमेशा वो जाकर के वहीं बैठ जाता था क्योंकि उसी रास्ते से वो जाती थी। जा रहा है ना? अब बकलोल आदमी था एकदम। इसके बाद में अगला सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है? गांवों में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है, तो शहर में यह दही लेने वाली मंगम्मा के घर में भी। ऐसा कहकर कहानीकार ने क्या कहने का प्रयास किया है? ये प्रश्न में लास्ट में बोला है कि गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर के है, तो शहर में दही लेने वाली मंगम्मा के घर। मतलब ऐसा कहकर क्यों, क्या कहने का प्रयास किया? कहने का प्रयास यही किया है कि सास बहू का झगड़ा केवल गांव में नहीं होता है, शहर में भी होता है। शहर में भी अब तो झगड़ा बहुत कम देखने को मिलता होगा। पहले जो थे ना, एक एक घर में 6-6 7-7 को बहू थी, 6-6 7-7 को बहू थी। उन लोगों में तो झगड़ा नहीं, युद्ध होता था, युद्ध। महाभारत है समझो। अब तो अलग हो गया कुछ, अब ट्रेंड जो है कुछ अलग हो गया कि अब 6 लोग एक घर में रह ही नहीं पाएंगे। अब तो सब कोई कमा रहा है ना, पहले सब कोई कमाता भी नहीं था। गांव देहात में जाओगे तो खाना खेती से आता था, एगो भराव था जिसको सब्जी होता था, इसमें सब लोग मिलके आलू रोपते थे, मूली रोपते थे, गोभी रोपते थे, उसी में से आता था, खाना बनता था। एगो गाय थी जिससे दूध आता था, ऐसा कुछ होता था। अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अब तो सब लोग जो भी है कमाने के लिए निकल जाते हैं, तो लगभग सब कोई अलग हो जाता है। अब 5-6 लोग भी होंगे तो क्या कर जाते हैं, अब खुद ही अलग हो जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं दूसरे जगह। पहले ये सब सिस्टम नहीं था, तो पहले सब एक ही जगह रहती थी। तब होता था महाभारत, महायुद्ध, विश्व युद्ध होता था वहां पे। तो शहरों में लगभग ये कम है, लेकिन है जरूर। जहां देखो बताते हैं, जहां परिवार होगा वहां झगड़ा होगा ही होगा, इसका कोई बात कोई हंसने वाला इसमें नहीं है। तो यही कहानीकार ने कहा है कि गांव में भी घटना है तो ये शहर में भी घटना है। क्या कह रहे हैं देखो, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से कहानीकार ने वर्तमान पारिवारिक परिवेश पर अपना प्रकाश डालने का प्रयास किया है। पारिवारिक है ना कहानी है ये। कहानीकार का कहना है कि सास बहू की आपसी खींचतान के कारण पारिवारिक माहौल बिगड़ता जा रहा है। बात तो सही है, सास बहू में खींचतान होता ही होता रहता है हमेशा, किसी न किसी बात को। इसको लेकर के परिवार वाले बड़ी परेशान रहते हैं, बहुत दिक्कत होता है। घर में कलह रहे ना तो फिर वहां से कलंक चलने लगता है, एक तरह से थोड़ा सा उन्नति रुक जाता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। घर थकल पियासल गया तो नहीं देखा कि युद्ध हो रहा है, गया आराम करने के लिए देखा युद्ध हो रहा है, लो तो फिर वापस आ जाता है। तो पारिवारिक माहौल क्या करता जा रहा है, बिगड़ता है। सास अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बहू के महत्व को स्वीकार नहीं करती है, तो बहू भी पति पर अधिकार मानकर के सास की बातों पर ध्यान नहीं देती है। दोनों में गुणों कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाली बहू में गलती है और खाली सास में गलती है। पहले केवल बहू में गलती होता था, लेकिन अब जब थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई आदमी किया तब पता चला कि नहीं नहीं नहीं, दोनों में गलती है। गलती क्योंकि एक हाथ से कब थोड़ी बजेगा जी। एगो लेके बहू कतनो खतरनाक निकल जाए, सास चुपचाप रहे तो मार सकती है, झगड़ा होगा। सास कतनो खतरनाक निकले, अब बहू एकदम सिंपल निकले, साधारण निकले, तो कब झगड़ा होगा। वो एकदम बोलती बोलती निकल घूमती रहेंगी, कहाँ भैया बोलती नहीं कुछ, चुप रहेगी। तो ये दोनों, सास क्या चाहती है, सास जानती है कि जब तक हम रहेंगे घर का मालकिन हम रहेंगे। अब बहू कहती है कि ठीक है मालकिन रही है, लेकिन हम जितना मालकिन रहेंगे उतना में तो हम मत घुसिए, अब जितना हमारा है हक उतना में अब मत घुसिए। वो कहती है कि ना उसमें भी हम घुसेंगे। तब तो अब लो, अब मान लीजिए अपने बेटे पर बेचारी
मर रही थी, तो उसमें सास को घुसने का क्या जरूरत था। यह नाटक सिर्फ गांवों में नहीं चलता बल्कि शहरों में भी यही कहानी चल रही, शहर में चल रहा है ना। यह सारे संसार का किस्सा है, ऐसा नहीं कि खाली भारत में होता है, ये हर देश में होता है। दोनों पीढ़ियों की अपनी अपनी वर्चस्व के कारण पारिवारिक अनुशासन भंग होता जा रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है। सास और बहू दुगो पीढ़ी ना है, दुगो पीढ़ी है, और दोनों पीढ़ी अपने एक दूसरे के ऊपर क्या जमाना चाहती है, हक जताना चाहती है। वही चक्कर में झगड़ा होता, समझ में गया। अरे बोलो अगला है, नजम्मा का चरित्र चित्रण करे। प्रश्न है कि नजम्मा का चरित्र चित्रण करे। अभी तक मंगम्मा क्या कर रहे थे ना। नजम्मा कहानी की नायिका मंगम्मा की बहू है, वह समझदार और दबंग प्रकृति की है। थोड़ा दबंग है, दबंग समझ में आ रहा है ना। उसे अपने अधिकार एवं कर्तव्य का ज्ञान है, वह अपना हक किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है, वह पति और पुत्र पर अपना हक मानती है, इसीलिए सास से झगड़ा भी कर लेती, पति पर भी हक मानती है और बेटे पर भी हक मानती है। मां जी के पूछने पर वह बड़ा तर्कपूर्ण उत्तर देती है कि सास होने का मतलब यह, मतलब सब बात उन्हीं की रहनी चाहिए। बात तो सही है कि सास मतलब होने का सास है तो सब आप ही का बात चलेगा, हमको चाहिए। उनका बेटा मेरा पति है और मैं उनकी पत्नी हूं, वह अपने बेटे पर हक रखे, मैं चुप रहूंगी, किंतु मैं अपने बेटे को मार नहीं सकती, तो मैं कहां की बहू रही। देखो कितना खतरनाक जवाब दी है कि ठीक है वो अपने बेटे को डांटे, अपने बेटे को पीटे, अपने बेटे पर हक रखे, लेकिन हम अपनों लड़कवा के ना मारेंगे तो हम कौची हैं। वह अक्लमंद औरत है, अक्लमंद तो है ये है, ऐसा जवाब तो अक्लमंदे दे सकता है ना, तो दूसर कोई कर रहा था तो कहता तहरा का मतलब बा, तो फिर उस जान जाता सामने वाला की सब गलती एकरे में है। लेकिन ऐसा जवाब दी कि बेचारी वो भी सोचने में पड़ गई कि अरे ये तो यो सही लग रही है। सास को बस में करने के लिए वो अपने पुत्र को सास के पास भेज देती है, और अंत में पति पत्नी दोनों गलती स्वीकार करके कहते हैं कि आप भला दही बेचने का काम कब तक करोगी, इस उम्र में दही बेचने जाना ठीक नहीं है। इस तरह वह दही बेचने का काम स्वयं करने लगती। अक्लमंद है कि नहीं है, दबंग है कि नहीं है, क्योंकि डरती भी नहीं है, समझदार है कि नहीं है। समझदार किस लिए है, क्योंकि देखी कि अरे तो ये पैसा गायब कर देगी, तो तुरंत समझदारी दिखा के उसके बाद षड्यंत्रकारी है कि नहीं है, षड्यंत्रकारी है क्योंकि पूरा नौटंकी बना के भेजी थी ना कि जो जा बबुआ जा दादी के पास जा। अगला सवाल है, बारी किसे कहते हैं, बारी किसे कहते हैं। मगम्मा और कथावाचिका में बारी की कैसी रीति थी, मगम्मा और कथावाचिका में बारी की कैसी रीति थी। तो शहरों में रोज जाकर दही देना और महीनों के बाद पैसे लेने को क्या कहा जाता है, बारी। मगम्मा जब कथावाचिका से दही लेने का आग्रह करती है, तब कथावाचिका उस दिन के भाव के अनुसार उसे पैसे दे देती है, अगले दिन चुका देती है। मगम्मा और कथावाचिका में बारी की रीति यही थी। ऐसे तो बारी की रीति यह है कि 1 महीना दही दीजिए, 1 महीने के बाद पैसा ले लीजिए, लेकिन मगम्मा और कथावाचिका में बारी की रीति कैसा था, रोज पैसा दे देती थी, नहीं तो अगले दिन, बुझा रहा है ना। तो बारी की रीति क्या कर दी थी, अपना बदल दी थी, क्या थी। अब यहां पे आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो सब लघु उत्तरीय प्रश्न था। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न में कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। सारांश में जब आपको बताना होगा तो आपको शॉर्ट में वो कहानी लिखना होगा, क्योंकि पूरा लिखिएगा तो 6-7 पन्ना है, तो आपको कम में उस कहानी को क्या करना होगा, निपटाना होगा। कम में उस कहानी को क्या करना होगा, निपटाना होगा। तो कम में कहानी को निपटाने के लिए थोड़ा सा उसमें आपको कट करना होगा, मेन पॉइंट बताना होगा। हम कुछ कट करके लाए हैं, आप लोग कहानी अपने से भी इसको लिख सकते हैं। मगम्मा वेंकटपुर की रहने वाली, रोज दही बेचने के लिए मंगलूर आती थी और आते जाते मेरे पास बैठती और अपनी बातें कहने लगती। बताओ, पूरा बात को शॉर्ट कर दिया गया। लेखिका कह रही कि रोज दही बेचने वाली है और दही बेचते आते समय और जाते समय मेरे पास बैठती और अपनी बातों को क्या करती, कहती। एक दिन वह मेरे
बेटे यानी कि पुत्र को और पति की कहानी कह करके पति को अपनी ओर आकृष्ट करने के रहस्यमयी बात कहने लगी और आदमी को बस में रचाने का 3-4 अनुभव भी बताया। तो एक दिन वही चालू हुआ था ना नौटंकी, को लड़का आया था दही मांगने के लिए, तो बोले थे सोने जैसा बेटा पैदा किया है, तो क्या पता जैसे ही बड़ा होगा तो ये क्या करेगा। तो वहीं से 3 लोगों का कहानी चालू हुआ था। तो एक दिन वो बैठी और आदमी को बस में करने का 3-4 को क्या बताइए अनुभव बताई। कुछ दिन बाद मगम्मा आई रोती हुई और अपना गृह कलह अपने बेटे बहू से अलग होने की कहानी सुनाई। एक दिन अब आई तो अपना घर का जो कलह था वो बताई और अपने बेटे से कैसे कैसे अलग हुई ये सब बताई। इस प्रकार बेटे से विरक्त होकर वह बचाए हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। तो जो पैसा बचाई थी वो मखमल का कपड़ा पहनने लगी और अपना मतलब अपने सजने धजने लगी। इस पर इसके कारण वह कईयों की आलोचना का पात्र भी बन गई। अब कई लोग उस पर थोड़ा सा बात बोलने लगा कुछ कि क्या कर रही है। बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहनों को भी लौटाने की तैयार हो गई। बहू भी कुछ बोल देती थी, बताए थे ना, वो कुछ बोल देती थी कि आज तक हमरा के वो मखमल का जैकेट ने हमरा के कुछ नहीं दी, अपने मखमल के जैकेट पहन के घूम रही है। अब जब वो जाए गई कि काहे ऐसा बोल रहा है, तो कहते कि ले जा अपन जो गहना दिले तो उन्हें ले जा, कौन बात हुआ। वो तो मगम्मा का वही हाल हो गया कि गए थे रोजा छोड़ाने, गले पड़ी नमाज। गई थी कि निपटा के आएंगे कि काहे ऐसे बोलतिया, ऊपर से कोई कि इहो ले जा इहो पहन लो। हाँ वो गए थे ना, वो मौलवी साहब गए थे अल्लाह के पास कि हे भगवान रोजा 1 महीना भूखना पड़ेगा, कुछ कम कर दीजिए। वो बोले कि अल्लाह बोले कि ना नमाजो पढ़ना है। अब तो गले पड़ी नमाज, वो गई थी रोजा छुड़ाने। प्रत्यक्ष झगड़े का कारण ये जो है ना कहावत है, जैसे कि एक मुसीबत छुड़ाने जाइएगा दूसरा मुसीबत अपने आप है खड़ा हो गया। प्रत्यक्ष में झगड़े का कारण पोते का पिटाई था, असली तो झगड़े के कारण यही दिख रहा था, लेकिन नहीं, मूल रूप से सास और बहू की ईर्ष्या थी। झगड़े के कारण ईर्ष्या था, दोनों का घमंड था। औरत को अकेला जानकर कुछ लोग, गलत विचार के लोग, उसके धन और प्रतिष्ठा पर आंख उठाने लगते हैं। ये भी बात सही है कि अगर औरत अकेले रहे ना तो थोड़ा असहज महसूस होने लगता है। रंगप्पा जो उसी के गांव का रहने वाला था, कुछ ऐसा ही किया, लेकिन उसकी बहू ने इस स्थिति को क्या कर लिया, संभाल लिया। बहू बड़ी तेज थी, पहले तो स्थिति बिगाड़ने वाली भी बहू थी और बाद में स्थिति को संभालने वाली भी। उसके पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। इससे मंगम्मा पोते के लिए मिठाई बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना उड़ा ले गया। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो गई, जिसे माँ जी ने बड़ी कुशलता से निवारण किया। एक दिन कौवे लेकर भाग गया था तो डरा गई थी कि अब तो मरने वाले हैं हम। बहू द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर साबित हुआ। दूरी बढ़ने से प्रेम भी बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी यही। मंगम्मा को अपनी बहू में सहृदय और बेटे में पोते में स्नेह नजर आने लगा। बड़े बुढ़ों ने भी समझाया। ये बात सही है, नजदीक रहिएगा तो वैल्यू समझ में नहीं आता है, जब दूर होता है ना आदमी थोड़े दिन के लिए, तब उसका वैल्यू असली समझ में आता है। बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया, समझा के मंगम्मा जो करती थी वो अपने जिम्मे ले लिया। और एक दिन सास ने बहू को माँ जी से मिलवाया और कहा कि दही बेचने का काम अब यही करेगी। इस तरह सभी लोग मिलजुल कर आगे समझ में। तो इस तरह से आप लोगों का दही वाली मंगम्मा कहानी मंगम्मा कहानी का द एंड हो गया। ठीक है।